कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो मैंने बताया था, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव यानी चीप यानी सस्ता होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, इफेक्टिव एंड इसका रिवर्सिबल होना चाहिए, जो इफेक्ट उसका रिवर्सिबल हो, मतलब जो जब वो नारी वो बंद कर दे तो वो पुनः वो गर्भवती हो जाना चाहिए। ये सब टाइप से बताए थे और उसके बाद हम वहीं पर क्लास समाप्त किए थे। तो आज जो मैं डील करूंगा इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन, हम पहले ही एक जगह सारा क्वेश्चन लिखा दिए। चौथा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन और कौन कौन शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट्स लगभग हो चुका है, एक दो बाकी है। क्या क्या बाकी आपको पता है? एक ओसीपी बाकी है, एक इनफर्टिलिटी बाकी है और एक आईयूडी बाकी है। तीन शॉर्ट नोट्स बाकी है और एक लॉन्ग क्वेश्चन बाकी है जो मैं अभी डील करूंगा। ध्यान से सुनिएगा सब आदमी। तो मैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन डील करने जा रहा हूं। लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता ही था। लॉन्ग क्वेश्चन क्या था मैं लिख रहा हूं, डिस्कस द डिफरेंट methods of contraceptive, discuss the different methods of कॉन्ट्रासेप्शन का डिफरेंट मेथड को डिस्कस कीजिए। जल्दी बोलते हैं, देखिए कौन कौन मेथड था। चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है अभी तो हम आपको पढ़ा देंगे डिटेल में, लेकिन लिखना कैसे कैसे वही चीज लिखना है। पहले लिखो कि डिफरेंट मेथड्स आर, आंसर, इसका आंसर कैसे लिखेगा? ऐसे, डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर। ऐसे ही कहानी शुरुआत होगा। आपका जो आंसर लिखोगे आप 2 तारीख को जो एग्जाम में परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आंसर लिखोगे। सबसे पहला सबका नाम दे दो, नेचुरल मेथड। पहला लिखोगे नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के बाद लिखोगे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के बाद लिखोगे आईयूडी। आईयूडी के बाद लिखोगे ओसीपी। ओसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। पांचवा है इंजेक्शन। छठा है इम्प्लांट और सातवां है सर्जिकल मेथड। सातवां है सर्जिकल मेथड, और सर्जिकल मेथड का दूसरा नाम है स्टरलाइजेशन। पहले तो तुम इतना एकदम आंख मूंद करके भैया पहले इतना अपनी कॉपी पर लिख देना। चूंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे तो जवाब ऐसे ही देना। उसके बाद चूंकि 5 नंबर पाना है तो अब शुरू करेंगे नेचुरल मेथड्स में, नेचुरल मेथड में। और चूंकि सब अगर एक तरफ से लिखना शुरू करेंगे तो ये कम से कम 6-7 पेज से कम नहीं होगा। तो इसको शॉर्ट में लिखना है, एकदम शॉर्टकट में। नेचुरल मेथड सिर्फ नाम लिख देंगे। नेचुरल मेथड क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ नाम लिखना है। क्यों आप लोग उतार रहे हो? अभी उतारना मत, ऐसा होगा तब आपको भेज देंगे लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनिए बातों को, ये आपके नोट्स में भी लिखा होगा। आप नोट्स ताकिए तो अभी आज जो नोट्स आया है, नोट्स देखिए, नोट्स देखिए, मिला आपको सारा मेथड? कहां से मिलेगा? चलिए दिखाइए कहां से है। यही तो है, बर्थ कंट्रोल, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। वहीं से हुआ। देखो पहला देखो दिखा दिया। पेज नंबर बोलो, पेज नंबर क्या है ये? पेज नंबर नहीं दिया है, तीसरा पेज में दिया है ना नेचुरल मेथड। चलो आगे वाला पेज, चलो आगे चलो। दूसरा में लिखा है ना बैरियर मेथड। चलो तीसरा, चलो तीसरा में आईयूडी है ना। चौथा में देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। पांचवा में चलो, पांचवा में इंजेक्शन होगा। देखो इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट एक साथ। और छठा में क्या दिया? ये दोनों एक्चुअली एक साथ कर दिया है। इस दोनों के क्या कर दिया? एक साथ। आप भी एक साथ कर देना। और अंतिम में ये
और इतना के बारे में लिखना तब लॉन्ग क्वेश्चन होगा। चूंकि इतना अपने आप में 3-4 पेज हो जाएगा, तो वहां पे एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होगा, बस एक एक लाइन में करते जाएंगे। कैसे करेंगे बताएंगे, पहले आप सुन लो, पहले बातें सुन लो, लिखना क्या है। नेचुरल मेथड, ऐसा मेथड, बात सुनो एग्जाम में क्या लिखोगे, ऐसा मेथड जिस मेथड में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है, ना कॉन्डोम लगाना है, ना आईयूडी लगाना है, ना कोई ओसी पिल्स, कोई टैबलेट खाना, नारी को कुछ नहीं, बस ये अप्लाई करना है। नॉलेज जो आप तीसरा चैप्टर में डी कुमार से या किसी कुमार से आपने पढ़ा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर पढ़ाया गया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने आपको बोला था ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और उस पर एक मैंने ये भी बोला था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 3 क्वेश्चन मैंने डील किया था। उसके बाद चलिए तो क्या लिखेगा कि जिस आदमी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानकारी मिल गई और जिसको पता है कि डेंजरस पीरियड किसको कहते हैं, डेंजरस पीरियड का दूसरा नाम है अनसेफ पीरियड, अनसेफ टाइम। तो 1 से लेकर 28 दिन की जो साइकिल होती है, उस पर 10वां दिन से लेकर 17वां दिन को, 10वां दिन से लेकर 17वां दिन को, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया, इसको कहते हैं डेंजरस पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको लिखाया था कि 14वां दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन, ओवरी फटते हैं, ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल फटते हैं, सेकेंडरी उस साइड बाहर आता है जिसको आप ओवम भी कहते हो, और इस घटना को क्या कहते हो, ओव्यूलेशन। एलएच के कारण, एलएच का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है, उसको कहते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं, नारी के खून में 14वां दिन एलएच का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं एलएच सर्ज। और उसी एलएच सर्ज के कारण ग्राफियन फॉलिकल फट जाते हैं, ओवरी का दीवार फट जाता है, और अंदर से बाहर क्या चला आता है, सेकेंडरी oocyte, जिसको आप ओवम भी कहते हो। इस घटना को ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन यह कोई पत्थर का लकीर नहीं है कि 14वां दिन ही फटे, 14वां दिन ही ओव्यूलेशन हो सकता है 13वां दिन हो सकता है 12वां दिन, 11वां दिन, 10वां दिन हो जाए, हो सकता है आगे की चलो 15वां दिन हो जाए, 16वां दिन हो जाए, 17वां दिन। इसीलिए थोड़ा रेंज लेके चलिए, कोई चीज पत्थर की लकीर नहीं होती है कि वही दिन होगा, थोड़ा 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन पहले। तो मिला जुला के साइंटिस्ट का कहना हुआ कि 10वां दिन से लेकर 17वां दिन का जो रेंज है, इसमें कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है, कभी भी ओवरी से ओवम निकल सकता है। इसीलिए इस दिन हस्बैंड के साथ बॉडी संपर्क नहीं होना चाहिए, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स एट ऑल, नहीं होना चाहिए। और इस चीज को कहते हैं, नहीं होना चाहिए तो इसको कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। एब्स्टिनेंस का हिंदी नहीं करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। अगर कोई स्मोकिंग ले रहा है तो मैं बोलूंगा कंप्लीट एब्स्टिनेंस करो, मतलब स्मोकिंग नहीं करना है तो नहीं करना है। तो यही है पीरियोडिक, समय समय पर, हर महीने दिमाग ये अप्लाई, इसको कहते हैं, क्यों नाम पड़ा नेचुरल मेथड, क्योंकि इसमें माइंड अप्लाई करना है, आपको नॉलेज अप्लाई करना है। और नॉलेज अप्लाई आपने ये किया, पहला तरीका ये था कि आप समय समय पर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वां दिन से लेकर 17वां दिन के बीच में नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, और बाकी बचे समय में कर सकते हैं, नारी गर्भवती नहीं होगी, पक्की बात है। अगला दूसरा, नेचुरल मेथड में 3 मेथड है, यहां लिखना होगा कि हेयर इट कैन बी डन, चूंकि एग्जाम में लिखना है इट कैन बी डन बाय 3 मेथड्स, यहां लिख सकते हैं इट कैन बी डन बाय 3 मेथड्स। इसको यहां पर ऐसे काट के लिख ही दो। इसमें कैसे करेंगे, इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स, फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन मेथड है, पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एकदम शॉर्टकट में लिखना है चूंकि बहुत लंबा है ना, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें क्या लिखना है, 10वां दिन से लेकर 17वां दिन के बीच में नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स एट ऑल।
क्योंकि ये क्या है, डेंजरस पीरियड है। दूसरा क्या नाम है, क्वाइटस इंटरप्टस। ये बहुत खतरनाक मेथड है, क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस बने सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उसको बीच में रोक देना। सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, बीच में रोक देना, क्योंकि मर्द को ये पता होता है, मर्द को ये पता होता है कि सीमेन पेनिस से कब बाहर आएगा। पेनिस से जब सीमेन बाहर आता है उस घटना को बोलते हैं इजेकुलेशन। क्या कहते हैं, इजेकुलेशन। और इजेकुलेशन कब होगा ये मर्दों को अच्छा से पता है। इजेकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर कर लेना होगा, उसको बोलते हैं विथड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना। वेजाइना से पेनिस को बाहर कर लेना और जितना भी सीमेन है सब बाहर गिर जाएगा। मतलब वेजाइना में नहीं गिरा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सीमेन नहीं गिरा, नारी गर्भवती नहीं होगी। तो क्वाइटस भी हो गया, सीमेन भी अंदर नहीं गया, नारी गर्भवती भी नहीं हुई, बट इट्स ए टफ जॉब। तो ये टफ जॉब है, इसमें क्या करना पड़ता, पेनिस शुड बी, इसको पेनिस शुड बी विड्रॉन माने बाहर निकाल लेना, जस्ट बिफोर इजेकुलेशन। तीसरा और एक आखिरी मेथड है जो पति पत्नी को, हर कपल को ये जानकारी होनी चाहिए, कौन ये सब बात। और एक तीसरा और आखिरी है नेचुरल मेथड का, उसमें है लैक्टेशनल एमनोरिया। एक है लैक्टेशनल एमनोरिया, और एमनोरिया का मतलब पहले समझना होगा, ये आपको बताए हुए थे लेकिन मैं बताता हूं फिर से। लैक्टेशनल एमनोरिया का मतलब टेम्पोररी सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तीन तरह की बात मैंने पढ़ाया होगा। एक था मेनार्की। फर्स्ट मेनार्की, फीमेल के जिंदगी में जो पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको बोलते हैं मेनार्की। जो 13 से 14 साल की अवस्था में जो पहली बार मेंस होता है उसको बोलते हैं मेनार्की। और एक होता है 45 से 50 साल में क्या हुआ, परमानेंट रुक गया। अब जो रुक गया तो कभी नहीं होगा। 14-15 साल की अवस्था में शुरू होता है और लगातार 50 साल तक चलता है, 45 से 50 साल तक। और 45 से 50 साल आते आते अब क्या होगा, अब परमानेंट रुक जाएगा, फिर कभी नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, उस घटना को बोलते हैं मेनोपॉज। तो पहला को बोलते हैं मेनार्की, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मेनार्की। और परमानेंट सीजेशन को क्या बोलते हैं, परमानेंट सीजेशन को क्या बोलते हैं, परमानेंट सीजेशन ऑफ एमसी इज कॉल्ड मेनोपॉज। क्या कहते हैं उसको, मेनोपॉज। अब चलिए, ये हुआ 13 से 14 साल की अवस्था में, ये हुआ 45 से 50 साल की अवस्था में। अब इस बीच में मेंस लगातार चलता ही रहता है इतना साल तक, लेकिन कभी भी टेम्पररी, देखो मैं परमानेंट वर्ड नहीं लिख रहा हूं, मैं टेम्पररी वर्ड लिख रहा हूं, टेम्पररी सीजेशन, सीज हो जाना, टेम्पररी सीजेशन ऑफ मेंस या एमसी इज कॉल्ड एमेनोरिया। ये तो एमेनोरिया क्या हुआ, टेम्पररी सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एमेनोरिया। ये तीन वर्ड जानना पड़ेगा, एमेनोरिया, मेनार्की और मेनोपॉज। तो जब जो नारी दूध पिलाती है, जैसे मान लो बच्चा जन्म दी है और आज से ही दूध पिलाना शुरू कर दी, अब क्या होगा उस नारी में, जो नारी दूध पिलाती है अपने बच्चों को, ऐसे नारियों में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 से 6 महीना के लिए बंद हो जाता है। 4 महीना तो पक्का गारंटी है नहीं होगा, 5वां से 6ठा महीना में ना हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जनरली कहा जाता है 4 से 6 महीने तक ऐसे नारियों में एमसी बंद रहेगा। और एमसी बंद रहा मतलब क्या, बंद रहा मतलब क्या, ओव्यूलेशन नहीं होगा। अरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या आता है, यूट्रस के अंदर भी चेंज आ रहा है और ओवरी में भी चेंज आ रहा है। ओवरी में चेंज क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी का बनना, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफिन और ग्राफिन का फटना जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, फिर फटा हुआ ग्राफिन फॉलिकल का कॉर्पस ल्यूटियम बनना, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन का निकलना, साइज घटना, ये पूरी घटना आती है ना। तो ओवेरियन इवेंट्स, यूटेराइन इवेंट्स, यूट्रस में क्या हुआ, इंडोमेट्रियम फटा, इंडोमेट्रियम टूटा, खून बह रहा, उसके बाद इंडोमेट्रियम का रिपेयर हो रहा, लाइक दैट।
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेन दो घटना तो था ही ना, यूटेराइन इवेंट्स और ओवेरियन इवेंट्स। तो माय डियर, जब नारी में मेंस बंद ही हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रहा है, तो ओवम कहां से आएगा? जब ओवम आएगा ही नहीं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है बिना किसी डर का। तो ये पति और पत्नी को ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप दूध पिला रही हो, मैं दूध पिला रही हूं, तो मेरा मेंस बंद होगा, नो डर एट ऑल। तो बस यही था, ये तीनों जानकारी होने से बस इतना ही लिख देना है कि इन लैक्टेटिंग वुमेन menstrual cycle becomes stopped for 4 to 6 months. So these period are safe. These period, ये जो पीरियड है, these periods are safe for क्वाइटस के लिए सेफ होता है। बस समाप्त, पहला समाप्त। दूसरा है बैरियर मेथड। दूसरा है बैरियर मेथड में क्या लिखना होगा कि ऐसा उपाय करो कि क्वाइटस भी हो जाए और स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं दिया जाए। स्पर्म को ओवम से, ओवम बैठी हुई है वहां पर फैलोपियन ट्यूब में, इधर से पेनिस से स्पर्म जा रहा है, लेकिन ऐसा उपाय करो, ऐसा बैरियर लगा दो कि स्पर्म कभी ना जा नहीं पाए उससे मिलने के लिए और नारी गर्भवती नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो ये लाइन पहले लिखना पड़ता है, स्पर्म्स आर टू बी स्टॉप्ड टू मीट विथ ओवम। ठीक है, और इट इज अचीव्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स लाइक फॉलोइंग। कौन कौन? कॉन्डोम। और कॉन्डोम क्या होते हैं? एक मेल कॉन्डोम और एक फीमेल कॉन्डोम। फीमेल कॉन्डोम और मेल कॉन्डोम। सबसे अधिक फेमस कौन होता है? फीमेल। जनरली फीमेल कॉन्डोम यूज नहीं करती हैं, मेल ही कॉन्डोम यूज करते, ये ज्यादा फेमस है। लेकिन दोनों कॉन्डोम किसका बना होता है? या तो रबर या लैटेक्स का। या तो रबर का बना होता है या लैटेक्स का बना होता है। लैटेक्स कहां से लाते हैं? प्लांट से निकालते हैं। अब चलिए, कॉन्डोम जो है, मेल कॉन्डोम हो या फीमेल कॉन्डोम, ये कैसा होता है? ये होता है डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का हिंदी क्या होता है? एक बार यूज हो गया तो उसको फेंक देना पड़ता है। लेकिन मैं कुछ और नाम बताने जा रहा हूं। कॉन्डोम के बाद कुछ और भी आता है बैरियर मेथड में, वो नारी यूज करती है क्वाइटस शुरू होने से पहले, सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू होने से पहले नारी अपने अंदर उसको लगाती हैं, फिट करती हैं इंस्ट्रूमेंट को, और उस इंस्ट्रूमेंट को क्वाइटस के कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिन 5 दिन के बाद उसको वहां से निकालती हैं और साफ करके, धो करके, बढ़िया से स्टेरलाइज करके फिर से रख देती हैं। वो सब डेंजरस पीरियड के टाइम के लिए है, डेंजरस अनसेफ पीरियड है, उसमें नहीं करना चाहिए, फिर भी करना है तो उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट तो उसका नाम है सर्वाइकल वॉल्व, सर्वाइकल कैप और डायफ्राम। तो कॉन्डोम आप ये समझ गए। और कॉन्डोम के बारे में यही क्वेश्चन है कि सरकार जो है निरोध के नाम से कॉन्डोम सरकारी सप्लाई होता है जो अवेलेबल है। नंबर 1, नंबर 2, बस हो गया, अब कुछ नहीं। और कॉन्डोम्स आर क्या? एक लाइन में लिख देना कि कॉन्डोम्स किसका बना होता है? लैटेक्स का। कॉन्डोम आर मेड अप ऑफ लैटेक्स और रबर एंड इट इज डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब इसको एक बार अगर यूज कर दिया जाए तो उसके बाद उसको फेंक देना होता है। बस समाप्त। अब चलते अगला जो आदमी कॉन्डोम यूज करता है वो प्रायः एक चीज और यूज करता है, स्पर्मिसाइडल जेली, क्रीम और फोम। स्पर्मिसाइडल जेली, क्रीम और फोम ये क्यों यूज करता है? इसका नाम है स्पर्म को मारने वाला। सैडल मने मारने वाला, जेली। मार्केट में जेली आता है या क्रीम आता है या फोम मने फेन आता है। तो कॉन्डोम यूज करने वाले लोग जनरली सोचते हैं कि कहीं कॉन्डोम फट ना जाए या कॉन्डोम लीक ना कर जाए या कुछ हो ना जाए, इसीलिए भैयाना के दीवार पर क्या लगा देता है?
क्रीम लगा देता है या फोम लगा देता है या जेली लगा देता है कि अगर कोई स्पर्म कहीं से लीक कर भी जाएगा तो स्पर्म को ये फोम क्या करेगा, उसको मार देगा। हो गया। तो ये लगाने से क्या हुआ कि लगभग एफिशिएंसी, बैरियर मेथड का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो इसमें लिखा जाता है स्पर्मिसाइडल जेली और क्रीम इज जनरली यूज्ड ड्यूरिंग बैरियर मेथड, खास करके कॉन्डोम में बैरियर मेथड। वैसे किसी भी बैरियर मेथड में यूज कर सकते हैं टू इनहांस, किस चीज को, इनहांस एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जनरली लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्डोम के साथ साथ स्पर्मिसाइडल जेली, क्रीम और फोम। अगला, अब ये पहला समाप्त हुआ। अब दूसरा है सर्वाइकल वॉल्ट। बैरियर मेथड में सर्वाइकल वॉल्ट और सर्वाइकल कैप और डायफ्राम, ये तीनों चीज क्या है, रीयूजेबल, एक बार यूज। दीज आर रीयूजेबल और ये यूज करते हैं कैसे, दीज आर यूज्ड टू कवर करने के लिए, कवर द सर्विक्स को कवर करने के लिए जस्ट बिफोर स्टार्टिंग क्वाइटस स्टार्ट करने से पहले सर्विक्स को इससे ढक दिया जाता है। बस काम खत्म, और कुछ लिखना ही नहीं आगे, रीयूजेबल है, हो गया। उसके बाद चूंकि एक बार सीमेन अगर वेजाइना में चला गया तो सीमेन 5 से 6 दिन तक जिंदा रहता है, इसलिए कोशिश करना है कि 5 से 6 दिन तक ढक्कन लगा रहे, नहीं तो वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। ढक्कन जैसे बोतल में लगाते हो ना, बस वैसे ही सर्विक्स में लगाया जाता है। चूंकि ऐसा होता है ना, यही यूट्रस है, ये वेजाइना है, तो ये देखते हो, ये इतना जो लटका हुआ है सर्विक्स का, ये तो क्या है, तो इसी में ऐसे करके मान लो इसका रंग हम बदल दें, थोड़ा सा लाल कर दें, तो बस ऐसे ही ढक्कन ऐसे लगा दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, हो गया। अब यहां पर सीमेन आया, कोई देख सीमेन जाने की कोशिश भी कर रहा, टकरा रहा है, 6-7 दिन रखा रहेगा, 6-7 दिन सारा इस पर मर गया, उसके बाद इस ढक्कन को निकाल के साफ करके उसको रख दिया जाता है। तो प्यारे, ये था बैरियर मेथड समाप्त होना। और तीसरा ओसीपी क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखो इस पर शॉर्ट नोट्स है, ओसीपी पर है ना, उसी पर शॉर्ट नोट्स, अब देखो काम आएगा। अच्छा, ओसीपी से पहले आईयूडी था ना, ओके, तो पहले हम आईयूडी कर देते हैं, कोई बात नहीं, उसमें भी शॉर्ट नोट्स था। देखिए आईयूडी का मतलब होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। देखो जब आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हो या लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हो तो सारा ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप तैयार हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। बहुत लोग पागलों की भांति सोच रहा है, जो भी पढ़ने वाले हैं उनको लिए मैं बता रहा हूं, जो पढ़ने वाले हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, रियली में क्लास किए हैं और पढ़ रहे हैं, उनके लिए बोलता हूं, एकदम दिमाग नहीं लगाना और उस पर समय नहीं बिताना है। कुछ लोग ऑब्जेक्टिव को जहां तहां से ला करके रट के पागलों की भांति पागल होता है। तो माय डियर, उसमें समय बिताने से बेहतर है शॉर्ट और लॉन्ग को खूब याद करो, उसी में तेरा अपने आप ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। 70 में 35 बनाना है, मैक्सिमम चांस है आपका बन जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि 35-40 आराम से बनता है। तो उस पर बिना टेंशन लिए आगे बढ़ो, इसकी तैयारी करो, दिन रात लिखते रहो, फिगर बनाओ, और जितना गेस्ट क्वेश्चन दिए सारे गेस्ट क्वेश्चन की तैयारी करते रहो, लिखते रहो और चेक करो मैं कितना अच्छा लिखता हूं। आज जब तुम याद करते हो तो सब याद किया करो, सब जैसे मान लो अभी आईयूडी पढ़ा रहे हैं, तब देखना आईयूडी में तुमको क्या क्या चीज मिलेगा। तो आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या फुल होता है बेटे? अब चलो, ये डिवाइस इट इज यूज्ड या इट इज फिटेड, ये कहां फिट करते हैं, इट इज फिटेड इनटू द यूटेरस। कहां पर? नाम ही है इंट्रा यूटेराइन, यूटेरस के अंदर फिट करते हैं। बस हो गया। अगला, ये फिट कौन करेगा? इट इज फिटेड बाई डॉक्टर और ट्रेंड
ट्रेंड नर्स। इतनी बात हो गई। अब चलो ये कितने प्रकार के होते हैं ऐसे लिखोगे, टाइप्स ऑफ आईयूडी, टाइप्स ऑफ आईयूडी, टाइप्स ऑफ आईयूडी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ध्यान सुनिएगा। एक होता है नॉन मेडिकेटेड, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और सब्जेक्टिव। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी ऐसे ही लिखोगे शॉर्ट नोट्स में, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं वैसे ही। मेडिकेटेड आईयूडी, मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में क्या लिखोगे? लिप्स लूप, LIPPESLOPP, लिप्स लूप लिखो। नाउ इट इज नॉट इन यूज, नाउ इट इज, इट इज, ये आज आपका नहीं यूज होता, इट इज नॉट यूज्ड, ये सब अब यूज नहीं होता है, सरकार इसको बैन कर दिया। अब ये होता है मेडिकेटेड, यानी जिसमें मेडिसिन निकलता हो। इसे ये ऐसा आईयूडी था जिससे कोई मेडिसिन नहीं था, इसमें सिर्फ ये ऐसे लिप्स लूप था, ऐसे गोल गोल चूड़ी के टाइप का था, इसको लगा लिया जाता था। इससे जब नारी लगाती थी तो नारी गर्भवती हो जाती थी, कोई फायदा ही नहीं था। और उल्टी हानि था कि वेजाइना में, सर्विक्स में, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता था, बदबू करता था, पस बनता था। इसीलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया, साइंटिस्ट इसको बैन कर दिया। अब बोला कि ऐसा लगाइए जिससे मेडिसिन निकलता हो। तो दो प्रकार का है, एक होता है कॉपर, शुरू में लिखो हार्मोन रिलीजिंग, एक होता है हार्मोन रिलीजिंग, एक होता है हार्मोन रिलीजिंग, और एक होता है कॉपर रिलीजिंग, एक होता है कॉपर रिलीजिंग। ध्यान से सुनिए, एकदम ऐसे ही लिखना है। और इसका ये भी आजकल उतना यूज में नहीं है। एग्जाम्पल लिखोगे LNG-20, इतना ही लिखना ही है जैसे मैं लिख रहा हूं, LNG-20, और दूसरा प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट। और ये दोनों क्या निकलता है आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा अगर चाहते हो कि हेयर प्रोजेस्टेरोन एंजाइम इज रिलीज्ड। यहां से कौन निकलता है? हेयर प्रोजेस्टेरोन। इससे दोनों यंत्र से क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स आर बीइंग रिलीज्ड, निकाला जाता है इस यंत्र से। लेकिन अब ये भी उतना यूज में नहीं है। यूज में कौन है? ये यूज में है। और क्या लिखेगा? दिस डिवाइसेस या इट रिलीजेस कॉपर, ये कॉपर आयन निकालता है, कॉपर आयन। और यही कॉपर आयन दवाई का काम करता है, मेडिसिन का काम करता है, और नारी को गर्भवती होने से बचाता है। क्योंकि ये जो कॉपर निकालेगा ना, वो कॉपर क्या करता है? स्पर्म को पैरालाइज कर देता है, स्पर्म के मोटिलिटी को घटा देता है, स्पर्म को काफी तेजी से दौड़ते हुए चलना चाहिए, क्योंकि स्पर्म का स्पीड बहुत कम होता है, 1 mm से 3 mm प्रति मिनट, और 24 घंटा इंतजार करती है ओवम निकलने के बाद। खुदा न खास्ते मान लो कि एक दिन पहले ओवम निकल गया, 12 घंटा का वक्त हो, और भेजाना से पहुंचने में कितना समय लगेगा सोचिए। 1 मिनट में 3 mm चलता है मैक्सिमम। और ये क्या करता है? कॉपर उसके स्पीड को ऐसा कम कर देता है, ऐसा कम करता है, वो चल ही नहीं पाता है, पैरालाइज कर देता है। तो ये क्या करता है? कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीज करेगा। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है? इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है? देखो, कॉपर 7 जो पे किताब में है, कॉपर T, कॉपर 220, ऐसे लिखो। मल्टी लोड ML 380, ML 375। देखो ये सब कॉपर T ही है, सब कॉपर निकालने वाला डिवाइस है, सब लगभग सेम ही होता है। बस थोड़ा जैसे बोलते हो ना मोबाइल, जैसे बोलते हो 16 प्रो 17 प्रो आईफोन, थोड़ा थोड़ा कुछ से कुछ मॉडिफाई कर दिया, सब कुछ तो लगभग वही रहता है। तो बस वही है ये चीज। अब देखो ये मार्केट से आउटडेटेड हो गया, लोग यूज नहीं करता है इसको यूज नहीं करता है। आजकल यूज में क्या है? ये कॉपर टी डिवाइस, कॉपर टी डिवाइस। अब इसका नाम बदल गया, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 300। और दिखने में सब सेम है, ये भी सब सेम है। क्या क्यों नाम पड़ा कॉपर टी? क्योंकि देखिए सर ये कॉपर है, देखिए मैं बताता हूं, ये कॉपर है। देखो कॉपर का ये क्या है? क्वाइल्स, ये कॉपर का क्वाइल्स होता है, और ऐसे नायलॉन का धागा ऐसे लटका रहता है। देखो बहुत लंबा सा। बताओ देखने में कैसा लगा? देखने में वैसे थोड़ा सा यहां पर अभी और कुछ होता है, एक दिखा रहा हूं,
यहाँ पर थोड़ा सा एक ऐसे स्टेम होता है, ऐसे थोड़ा स्टेम होता है ऐसे करके, और तब इससे क्या लगाता, दो धागा लटका रहता है। जरा बताओ देखने में कैसा लगा, टी टाइप का। और ये धागा है बहुत लंबा धागा, नायलॉन का धागा होता है ये, नायलॉन का, नायलॉन थ्रेड, इसका नाम है नायलॉन थ्रेड, और इसका नाम है कॉपर क्वाइल, इसका नाम है कॉपर क्वाइल। देखने में टी टाइप का लगा, और ये क्या करता है जब हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर, कैसे लगाते हैं, ये ऐसे करके आया यहाँ पर लगा देते हैं, और ऐसे स्टेम है ये, और ऐसे धागा लटका रहता है। धागा बहुत बड़ा होता है, हम लोग कैंची से यहाँ से काट देते हैं, और नारी को सिखा देते हैं कि बीच बीच में धागा चेक करते रहना कि धागा इज प्रेजेंट और नॉट। अगर धागा यहाँ लटका हुआ है इसका मतलब है कि कॉपर टी अपने जगह पर यहाँ पर फंसा हुआ है। अगर धागा यहाँ नहीं है तो इसका मतलब दो बातें हुआ, या तो कॉपर टी निकल के बाहर फेंका गया, या कॉपर टी चला करके यहाँ पर आके कहीं बैठ गया। तो दोनों कंडीशन में हो सकता है वो नारी, अगर बाहर निकल गया तो कोई बातें नहीं, नारी गर्भवती हो ही जाएगी। अगर यहाँ है तो थोड़ा बहुत रक्षा करेगा, लेकिन इस कंडीशन में नारी गर्भवती। पोजीशन यहाँ होना चाहिए, पोजीशन यहाँ होना चाहिए, स्पर्म को यहीं पर रोक दो। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, कॉपर निकलते रहता है, कॉपर यहाँ घूमते रहता है, कॉपर यहाँ घूमते रहता है, थोड़ा बहुत कॉपर यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, और स्पर्म को पैरालाइज कर देता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर दिया, अब अंदर नहीं जा पाता है। बस यही मैकेनिज्म है। या एक और भी लिखता है लोग, फैगोसाइटोसिस, ये कॉपर क्या करता है, उसको खा ही जाता है। फैगोसाइटोसिस यानी कॉपर उसको खा ही जाता है, स्पर्म को निगल जाता है, या नहीं तो कॉपर क्या करता है, उसके स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। बस ये दो है। और इसका सब क्या काम था, इसका काम, इसका ये कहाँ गया ये वाला, ये क्या करता है, दो काम करता है। एक तो क्या करता है, यूट्रस को, चूंकि क्वेश्चन पूछेगा कि आईयूडी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, आईयूडी कैसे काम करता है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कैसे काम करता है, तो मात्र इसमें दो ही लाइन लिखना है कि कॉपर को निगल जाता है फैगोसाइटोसिस, और दूसरा, और ये सॉरी स्पर्म को निगल जाता है, या दूसरा काम है स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है। अगर इसका काम पूछे तो इसमें लिखना पड़ेगा ये क्या करता है, यूट्रस के दीवार को अनफिट कर देता है और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। हमको पता है ना कि जब जायगोट बन भी जाएगा तो जायगोट तो यहीं ना आएगा फिर रे, जब 64 सेल का जब बन जाएगा एम्ब्रियो तो यहीं आके धंसेगा, तो इसको इम्प्लांट होने नहीं देता है। इम्प्लांट, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान सुनो, दो लाइन लिखोगे कि हार्मोनल रिलीजिंग डिवाइस क्या करता है। पहला, इट इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन, एक के लाइन लिखो ना, क्या ज्यादा लिखोगे, इट इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन। दूसरा, इट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ सर्विक्स हॉस्टाइल, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है। कौन ये हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन। क्या, जो स्पर्म आराम से यहां से घुस जाता था आज नहीं घुस पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, जैसे यहां पर म्यूकस निकल रहा है, म्यूकस ऐसे चिपचिपा करके निकलते रहता, और वो आज म्यूकस कल तक पानी जैसा था, और आज म्यूकस क्या हुआ है, प्रोजेस्टेरोन के कारण क्या हुआ, म्यूकस मोटा हो गया। खखार बुझते हो, खखार, हाँ, पीला पीला खखार, मोटा मोटा वैसा बन गया है, और वो यहां जाके क्या क्या जाम लगा दिया। जो इंडोमेट्रियम के दीवार से निकलता है, इंडोमेट्रियम के दीवार पर ग्लैंड होता है, ग्लैंड से क्या निकलता है, म्यूकस, और वो म्यूकस इतना मोटा हो चुका है कि यहां आकर के जाम लगा दिया, लगता है कि कुछ बन गया प्लग, और जो स्पर्म जाता है उस दलदल में फंस जाता, मर जाता है। तो इसने कैसे बंद किया, उस नारी को गर्भवती कैसे नहीं होने देगा, पहला इम्प्लांटेशन को रोक करके, दूसरा ओव्यूलेशन को रोक करके, और तीसरा सर्विक्स को हॉस्टाइल बना करके। और इसका काम क्या था, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करके। तो अगर अलग अलग लिखना हो तो ये है, लेकिन अगर आईयूडी के बारे में लिखना है तो एक के बाद लिखते हैं। हाउ माने आईयूडी कैसे काम करता, पहला, इट कॉजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, इट कॉजेज डिक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, इसीलिए स्पर्म को अब क्या कर दिया, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर दिया है। तीसरा, इट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ हॉस्टाइल सर्विक्स, सर्विक्स हॉस्टाइल हो गया, दुश्मन हो गया, ड्यू टू थिक म्यूकस प्लग। अगला, इट इनहिबिट्स द इम्प्लांटेशन। समाप्त, 4 लाइन लिखना है, तो इसमें तुमको लिखना ही पड़ेगा यहीं पर। आईयूडी में ये तो लिख ही दिए यहां पर, अब यहां लिख देना कि आईयूडी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आईयूडी। पहला, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, दूसरा फैगोसाइटोसिस करता है, तीसरा इम्प्लांटेशन को रोकता है,
implantation is being inhibited, प्लांटेशन इज बीइंग इनहिबिटेड। और पहला क्या बोले थे, ये मोटिलिटी को कम करता है ना, डिक्रीजेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, यानी इसी को बोलते हैं कि स्पर्म को क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म इज बीइंग डिक्रीज। जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी था वहां जाके कर देता, उस कैपेसिटी को हमने कम कर दिया क्योंकि उसकी मोटिलिटी को ही कम कर दिया। चौथा है सर्विक्स क्या बन जाता है, सर्विक्स बिकम्स हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का हिंदी क्या होता है, दुश्मन। हॉस्टाइल ड्यू टू थिक म्यूकस प्लग, थिक म्यूकस प्लग। समाप्त हो गया आईओडी, आईओडी समाप्त। अब यहां पर खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपने आईओडी कैसे तैयार किया। सबसे पहले आईओडी का फुल फॉर्म लिखना है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इट इज फिटेड इनटू द यूट्रस। अगला, इट इज फिटेड बाय डॉक्टर एंड ट्रेंड नर्स। अगला, इस पे लिखेंगे आईओडी दो प्रकार के होते हैं, बस नॉन मेडिकेटेड, ये आजकल यूज में नहीं है, लिप्स लूप। लेकिन ऑब्जेक्टिव काफी पूछता है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का खजाना है ये लिप्स लूप। अगला, मेडिकेटेड दो प्रकार के होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग और कॉपर रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग भी आजकल उतना यूज नहीं होता है, बट नाम है LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, याद कर लो। LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इससे क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलते रहता है, हार्मोन निकलते रहता है, ऐसी नारी लगाएगी यहाँ पर। अगला, कॉपर रिलीजिंग, इसका नाम क्या है, इट रिलीजेज कॉपर। डिवाइस क्या है, कॉपर 7, कॉपर टी मल्टीप्लेक्सर। और ये कैसा होता है, कॉपर के आकार का, और ये नायलॉन थ्रेड होता है। फिगर 3 को बना देना, काम खत्म हो गया। अब चलो अगला, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। पहला, डिक्रीजेज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, इसका मतलब है डिक्रीजेज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ, डिक्रीजेज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। और अगला, फैगोसाइटोसिस। तीसरा, इम्प्लांटेशन इज बीइंग इनहिबिटेड। और चौथा, सर्विक्स बिकम्स हॉस्टाइल ड्यू टू थिक म्यूकस प्लग। समाप्त। ये था आपको आईओडी पर शॉर्ट नोट्स, ये था आईओडी पर शॉर्ट नोट्स। ओके, चलिए अब अगला है ओसीपी। ओसीपी का सबसे पहले क्या लिखोगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, बस काम खत्म। ऐसे क्या लिखना है, सबसे पहले ये क्या है, इट इज बीइंग टेकन ओरली, इट इज बीइंग टेकन ओरली, ये मुंह से लिया जाता है। इट इज स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, इट इज स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, जो भी है दवाई वो स्टेरॉयडल, इट इज स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। इसका हिंदी क्या हुआ, यानी जो भी हार्मोन इस दवाई में है, हर टैबलेट में, वो स्टेरॉयड से बनता है। अगला, ओसीपी जो है ये दो प्रकार के होते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होगा कंबाइंड ओरल पिल्स, कंबाइंड ओसीपी, और दूसरा होता है मिनी पिल्स। एक होता है मिनी पिल्स, मिनी पिल्स का दूसरा नाम क्या है, पीओपी। पीओपी का मतलब क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, ऐसे नाम हो गया मिनी पिल्स। बस ऐसे ही ओसीपी का फुल फॉर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दूसरा, इट इज बीइंग टेकन ओरली, ओरली का हिंदी मुंह से, इसको हम लोग मुंह से खाते हैं, इसको मुंह से खाते हैं। इट इज स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, यह स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, मतलब हर टैबलेट में जो हार्मोन है वो हार्मोन कहाँ से बना है, दो ही हार्मोन की बात होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हार्मोन क्या है, स्टेरॉयड से बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। जैसे हम आपको बताएंगे एक सहेली, सहेली सुन लो, सहेली क्या है, सहेली का आविष्कार बाद में हुआ, क्योंकि जितने भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जब नारी खाती है तो बहुत साइड इफेक्ट है, हार्ट अटैक का आना, ब्रेस्ट में कैंसर का हो जाना, और बहुत तरह की चीजें होती है, इसे नारी ओसीपी खाना नहीं चाहती है। तो आजकल साइंटिस्ट ने एक ऐसा ओसीपी बनाया जो काफी महंगा है, उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और खाना भी है सप्ताह में एक बार, ये खाना है प्रतिदिन, और उसका नाम है सहेली। तो सहेली पर क्या है, सहेली पर आ सकता है शॉर्ट नोट्स। अब मात्र 3-4 लाइन लिख करके निकल जाना है, वो हम अभी लिख देंगे अभी सहेली पर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, सहेली का आविष्कार कहाँ हुआ, लखनऊ में, और उस जगह का नाम था CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में। सहेली क्यों अच्छा है, क्योंकि इट इज टेकन वीकली,
क्यों अच्छा है? क्योंकि इट इज नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, जबकि ये क्या है? स्टेरॉयडल, स्टेरॉयड से बना है, ठीक है, और वो है नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। बस हो गया, 2-3 लाइन। इसका आविष्कार कहाँ हुआ? वहाँ पर हो गया। सहेली में 3 लाइन लिख के चले आना परीक्षा में, और कुछ नहीं करना है। सहेली में 3 लाइन मैं अभी लिख दूंगा, ठीक है। पहले ये देखते हैं। तो भैया प्यारे, ओसीपी 2 प्रकार के होते हैं, कंबाइंड एंड मिनी पिल्स। कंबाइंड का मतलब है दोनों होता है, और मिनी पिल्स में क्या होता है? सिर्फ एक ही हार्मोन होता है। देखो देखना, ओसीप जो कंबाइंड है, कंबाइंड ओसीपी कंटेंट्स दोनों चीज, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों को रखता है, और ये डेली खाया जाता है। इट इज टेकन डेली। इसको डेली, जब तक उसको बच्चा नहीं चाहिए, 5 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, 5 साल तक लगातार खाना है। एक दिन मिस कर गया तो कल खाइए 1 टेबलेट और 2 टेबलेट खाइए। 3 दिन मिस कर गए तो फिर से शुरू कीजिए। कोई काम करने होगा, आप गर्भवती हो सकते हैं। तो प्यारे, इट इज टेकन डेली। और इसको स्टार्ट कब किया जाता है? इट शुड बी स्टार्टेड। नारी को कैसे सिखाओगे? कोई नारी आपके पास पहली बार आई है तो उसको सिखाओ, जिस दिन आपका मेंस शुरू हो जाए, स्टार्टेड, आपके किताब में लिखता है विद इन 5 डेज ऑफ मेंस, यानी जिस दिन भेजाना से ब्लीडिंग शुरू हुआ, जैसे आज अगर शुरू हुआ ब्लीडिंग, उसको बोलते हैं पहला दिन। तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, वैसे रियल वर्ड होना चाहिए एट द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आज अगर ब्लीडिंग शुरू हुआ तो उसके 5वां दिन शुरू करना चाहिए, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ? विद इन 5 डेज ऑफ। तो इसीलिए मेरा कहना स्टार्टेड, मेरे अनुसार से, मेरी बात अगर माना जाए तो इसका लिखा गया स्टार्टेड एट द 5th डे ऑफ, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें लिखा होगा ड्यूरिंग 5 डेज ऑफ। किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं मेंस शुरू किया तो। एट द 5th डे ऑफ मेंस का 5th डे स्टार्ट करना है और लगातार खाना है। एंड इट हैज टू बी टेकन फॉर 21 डेज कंटिन्यूअसली, लगातार खाना है। और उसके बाद क्या करना है? एंड देन 7 दिन के लिए छोड़ देना है। एंड देन नॉट टेकन फॉर 7 डेज। 7 डेज मतलब इसको बोलते हैं आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज, अगेन इट शुड बी स्टार्टेड। यही नियम है, लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और यही लिखना पड़ता है। लेकिन आजकल का नया जमाना आ गया है। नया, पहले जमाने में क्या था बता देता हूं। ऐसे करके आता था और एक में 21 टैबलेट, 1 2 3 4 ऐसे टैबलेट ऐसे करके 21 टैबलेट आता था जनाब। 21 टैबलेट आता था ऐसे करके, और 21 में लिखा हुआ 1 2 3 4, बस मेंस के 5वां दिन शुरू करो, 21 दिन खाओ, 7 दिन छोड़ो। 7 दिन जहां पुर गया, फिर उसी बीच मेंस हो गया, फिर 21 दिन खाओ, एगो पत्ता समाप्त, फिर 21 दिन खाओ, एगो पत्ता समाप्त, 7 दिन छोड़ो। अब नारी क्या करती थी? 7 दिन के बदला कभी 5 दिन छोड़ती थी, कभी 9 दिन छोड़ देती थी, भूल जाती थी खाना, हो गया गड़बड़। तो ऐसे में वो नारी गर्भवती होने लगी। तो कहा यार ये क्या फायदा। तब साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया कि अब नारी को जब एक बार शुरू करेगी, आज डॉक्टर से मिलने आई और आज शुरू करेगी 5वां दिन, कि आज एक बार सिखाना पड़ता है कि सुनिए मेंस स्टार्ट हो गया था, हाँ 5वां दिन से शुरू कर हाथ लगा दीजिएगा, और आज के बाद जो खाइएगा ना तो तब तक खाइए, एक दिन भी गैप नहीं, एक दिन, नो 7 डेज गैप, और तब तक खाते रहिएगा जब तक आपको 7 साल तक बच्चा न हो। लेकिन उसको एक चीज सिखा देना कि आइए देखिए ये नए जमाने का पत्ता है, ये टैबलेट का पत्ता है, लीफ है, इसमें 21 नहीं 28 टैबलेट है। देखो 1 से लेकर 21,
ये उजला उजला देख रहे हैं, 1 से लेकर 21 तक है, ये उजला उजला है ऐसे ऐसे, ये उजला उजला टेबलेट है, ये खाओ। और उसके बाद जब 21 दिन समाप्त हो जाए तो ये देखो लाल लाल जो टेबलेट है, ये पिंक ऐसे, ये खाओ। ये है 22वां, ये 23वां, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, और ये क्या है, ये पहला, ये दूसरा, ऐसे करके ये 21वां तक। काम वही, मेन वही चीज है, 21 दिन का वही काम वाला टेबलेट है, हार्मोनल टेबलेट है। लेकिन जो नारी को 7 दिन आप छोड़वाते थे तो गड़बड़ हो जाता था, तो 7 दिन भी खाएगी, लेकिन 7 दिन लगातार ये कौन ललका, तो 28 दिन तो पूरी गया। एक पत्ता हाथ लगा खत्म, दूसरा पत्ता में फिर 28 टेबलेट। ये 7 जो टेबलेट है ये आयरन का टेबलेट है। ये 7 टेबलेट क्या है, ये आयरन का टेबलेट है। अब चूंकि नारी में ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग में क्या होगा, बॉडी में ब्लीडिंग निकल गया तो नारियों में एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हुआ तो भैया हमको तो हीमोग्लोबिन बनाना है ना, आरबीसी बनाना है, हीमोग्लोबिन बनाना है। इसलिए ऐसे नारियों में क्या करते हैं हम लोग, ये आयरन का टेबलेट दे दिए तो 7 दिन लगातार ये खाइए, बस हो गया, ओसीपी समाप्त। तो ये हो गया ओरल कंबाइंड। तो कंबाइंड को सब दिन खाना है, और लेकिन लिखना कौन चीज, चूंकि एग्जाम में लिखना है तो ये एग्जाम में वैसे आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन लिखना यही होगा, इट शुड बी स्टार्टेड एट द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट शुड बी टेकन कंटिन्यूअसली फॉर 21 days एंड आफ्टर द गैप ऑफ 7 days अगेन इट शुड बी स्टार्टेड। तब ये आप दे सकते हो, बट नाउ ए डेज एक बार अगर स्टार्ट कर दिए तो इट शुड नॉट बी मतलब विड्रॉ नहीं करना है, रादर इट हैज टू बी टेकन कंटिन्यूअसली बिकॉज 7 tablets आर फॉर आयरन इज प्रोवाइडेड देयर, वहां लिखा हुआ रहता है वहां पर। अब चलते हैं, ओसीपी समाप्त हुआ। ओसीपी में अगला क्या लिखेंगे, मिनी पिल्स। हाँ, एकदम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कल जो शुरू करेंगे 5वां चैप्टर, उससे पहले दो क्वेश्चन बचा हुआ है ना, 2 क्वेश्चन कर लेंगे और शुरू करेंगे 5वां चैप्टर है ना कल, है ना, बढ़िया से। लेकिन पहले ये देख लेंगे, जो बचा हुआ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं पता है ना, अब जो भी चैप्टर यहां शुरू करते हैं क्या करते हैं पता है ना, पहले क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं, खाली क्वेश्चन ही पढ़ा रहे जो आपके एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। क्वेश्चन आपका छूट ही नहीं सकता। हम देते हैं गारंटी 80 से 85% नंबर का, मैं गारंटी देता हूं 80 से 85% नंबर लाने का। मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, मेरी बात का रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप लगातार क्लास कर लो अंतिम दिन तक, 7 से 8 जनवरी तक, और मैं उसे छोड़ दूंगा। मेरा गारंटी है कि तुम 80 से 85% नंबर लाओगे, गारंटी बोलता हूं, ये बात कहता हूं, इसीलिए ध्यान रखा। लेकिन सब दिन आना होगा सब दिन।